हेलो गाइस, क्या आपने कभी सोचा है कि किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर कमियां जो हैं वो कैसे ढूंढी जाती हैं? वेबसाइट्स के बारे में आपने बहुत सुना होगा, एप्लीकेशंस के बारे में भी सुना होगा, लेकिन आज मैं बता रहा हूं कि किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर कमियां ढूंढकर भी उस पे रिमोट कंट्रोल बनाया जा सकता है और ये अपने आप में काफ़ी बड़ी चीज़ है। आपने बफर ओवरफ्लो के बारे में सुना है? क्या आपने कभी लाइव इस चीज़ के बारे में देखा है? अगर नहीं तो ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए है, क्योंकि इसमें हम आप लोगों को बताएंगे कि कैसे किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर कमियों को ढूंढकर उस पे जो अटकर्स हैं वो अपना कंट्रोल बना लेते हैं। तो गाइज़ ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, सारा कुछ लाइव है। उसके लिए एक्सप्लॉइट यानी कि खुद कोड हम कैसे लिखते हैं, ये सारा कुछ हमने इस वीडियो के अंदर बताया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। इन सभी से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारे दोनों चैनल्स को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अभी तक आपने अगर हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो गूगल प्ले स्टोर से जाके हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करें ताकि लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशंस है चैनल से रिलेटेड वो आपको मिलती रहे। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग क्लास। रिकॉर्ड कर लेना, शेयर कर लेना एक दूसरे के साथ। चलो मैं बताता हूँ, कल जो हम प्रॉब्लम्स आ रही थी इजी चैट सर्वर के साथ, जो प्रॉब्लम थी शायद इसी के साथ थी या पीसी मैन के साथ। कहाँ पे रुके हुए थे कल हम? स्क्रिप्ट पे हम वर्क कर रहे थे ना, याद है किसी को? बताओ कहाँ पे रुके हुए थे? वेयर वाज द प्रॉब्लम? एब्सेंट? एफटीपी वाला। चलो ठीक है। तो एफटीपी वाला जो था उसमें एरर आ रही थी, वो हम देखते हैं क्या और कहाँ से थी। ठीक है, वहीं से शुरू करेंगे। एग्जैक्टली यहाँ पे एफटीपी है, हमें क्या करना है, इसे रन करना है। इम्यूनिटी डीबगर के थ्रू हम इसे रन कर लेते हैं। 1 मिनट, साइज थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, है ना। चलो इतना रहने देते हैं। फाइल में ओपन कर लेते हैं। ओपन हमें करना है, दैट्स डेस्कटॉप पे है। डेस्कटॉप पे हम क्या ओपन कर रहे हैं? एफटीपी। ठीक है, ये हमने ओपन कर लिया। तो हमने एमएस ऑफ कंसोल से तो ये कर लिया था कि इसके अंदर की जो प्रॉब्लम है वो हमें पता चल जाएगी। हम इसे रन कर लेते हैं। ठीक है, क्रैश होने वाला जो प्रोसेस है उस पे वर्क करना है। तो यहाँ इसके लिए हमने एक कोड लिखा था, कोड में एरर थी, वही देख लेते हैं। ठीक है, तो व्हाट वाज दैट कोड? द कोड वाज, मैं आपको दिखा देता हूँ, ftps डॉट, हालांकि दूसरे वाले प्रोग्राम में एरर आ रही थी इसमें नहीं थी। तो 1 मिनट। अरे कहाँ गया भाई? तो इसमें हमें करना है डिलीट, दैट वन इज अ जंक डेटा। अरे इतना टाइम लगा रहा है, इससे अच्छा तो हम इसे ऐसे डिलीट कर देते हैं ना। काफी बड़ा है यार। चलो कोई नहीं, इससे भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कीबोर्ड नहीं भाई, एक्सटर्नल नहीं है, इंटरनल ही है। तो यहाँ पे हमने कोडिंग की हुई थी, जंक इक्वल टू कैपिटल ए, और ये हमने 2000 टाइम्स सेंड किया हुआ था। मतलब जंक जो डेटा है वो 2000 टाइम्स ये हमने सेंड किया हुआ था। ठीक है, तो हम इसे सेव कर लेते हैं और फिर हम इसे रन कर लेते हैं पाइथन, और फिर हमने लिखा ftps.py, राइट। तो एग्जैक्टली क्या होगा, जैसे ही हम इसे रन करेंगे, एम पोर्ट सॉकेट लाइन 1। चलो इसमें तो छोटी सी एरर है, ये कहाँ पे है? आई कट गया ना यहाँ पे। चलो ये देखो गाइस, यहाँ पे ये ऑलरेडी एक्सेस वायलेशन व्हेन एग्जीक्यूटिंग, तो एक्सेस वायलेशन आ गया है। मतलब कि ये जो कोड है
वो वायलेट कर रहा है और इस वजह से ये रन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। अच्छा, ये 4141 क्यों आया? क्योंकि हमने जो वर्ड ए है, ए को एक्स जंक में एंटर करा दिया प्रोग्राम के अंदर, ठीक है, बफर ओवरफ्लो करने के लिए। तो ए की जो लोकेशन है, अगर आप देखेंगे कैपिटल ए, उसकी लोकेशन 41 पे आती है, ऐसे बी आता है 42 पे, सी आता है 43 पे, ठीक है। आस्क की वैल्यूज आप लोगों ने रीड करी होंगी, ASCII। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि देखिए आस्क की यूजर नेम, तो मतलब जो यूजर नेम है उसमें मल्टीपल टाइम्स ए जो है वो हमने एंटर कराया है, उसकी लिमिट से ज्यादा हमने एंटर करा दिया, तो उस कंडीशन में एक्सेस वायलेशन हो चुका है। एक्सेस वायलेशन यहाँ पे क्लियर है, ये चीज समझ में आ गई जो हमने जंक में सेंड किया है। ऐसे ही अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमें क्या करना है, व्यू में जाके CH चैन पे हम देख सकते हैं कि कहाँ क्या डिफरेंसेस आए हैं, ठीक है। मतलब ये प्रोग्राम किस तरह से रन हो रहा है, तो आप देखेंगे पहले यूजर 1, यूजर 2, उसके बाद PC मैन और उसके बाद कर्नल यानी ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका जो इंटरफेस है, अब इसे समझने से पहले ना आज हम SEH चेन को थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पे ये समझ में आ गया होगा, प्रोग्राम जो है वो क्रैश हो चुका है और उसके बाद हम आगे देखेंगे। सो ये एक टॉपिक समझ में आया, यहाँ पे समझ में आया, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। जल्दी से थोड़े एक्टिव बने रहो और जल्दी से ये टॉपिक निपटा के फिर आगे बढ़ेंगे। बताओ जल्दी से, इज दैट क्लियर? ठीक है, तो अभी हमें यहाँ पे SCH चेन को थोड़ा समझना है। SCH चेन को समझने के लिए मैंने पहले से कुछ नोट्स बनाए हुए हैं, वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ओके गाइस, सो आई विल शो यू। मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ अपनी, ठीक है। मुझे बताना कि दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। just 1 minute, I need to adjust something। थोड़ा सा मुझे एडजस्ट करना है। चलो, ये देखो पावर पॉइंट दिख रहा होगा, क्लियर है ना? यहाँ पे लास्ट टाइम हमने समझा था एक्सप्लॉइट को, ठीक है। तो एक्सप्लॉइट क्या होते हैं ये हम जान चुके थे। व्हाट आर द एक्सप्लॉइट? एक्सप्लॉइट एक कोड होता है जो एडवांटेजेस लेता है किसी भी वल्नरेबिलिटी का, जैसे कि बफलो की वल्नरेबिलिटी है तो उसके एडवांटेजेस क्या लेगा? एक्सप्लॉइट लेगा, ठीक है। तो एक्सप्लॉइट ना तो मलवेयर होते हैं ना वायरस होते हैं, लेकिन एक माध्यम आप उन्हें कह सकते हो, डिलीवर कर सकते हैं वो किसी भी चीज को, ठीक है। तो दैट आर द एक्सप्लॉइट। अब यहाँ पे एक और चीज बड़ी आ गई, SEH यानी कि स्ट्रक्चर्ड एक्सप्लॉइट हैंडलर। स्ट्रक्चर्ड एक्सप्लॉइट हैंडलर मतलब इस चीज को समझना, इससे आप वो चीज जो हम अभी कर रहे थे ना वो समझ जाओगे कि ये हुआ कैसे। तो स्ट्रक्चर एक्सप्लॉइट हैंडलर क्या है? एन एक्सेप्शन हैंडलर इज अ प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट यूज्ड टू प्रोवाइड ए स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ हैंडलिंग बोथ सिस्टम एंड एप्लीकेशन लेवल एरर कंडीशंस। Commonly they will look something like the code. Okay, Windows apply a default exception handler for when an application has no exception handler applicable to the associated error condition. When the Windows exception handler is called, the application will close an error message similar to the one in the image below will be displayed. So हमें यहाँ पे ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि देखिए एक्सेप्शन हैंडलर जो होता है वो क्या करता है कि इसकी मदद से एक्सेप्शंस को, जो कमियां हैं, जो एक्सेप्शंस हैं, उन्हें हैंडल किया जा सकता है। अब ये दोनों साइड से हैंडल होता है, सिस्टम साइड से भी हैंडल होता है और एप्लीकेशन साइड से भी होता है। कुछ एप्लीकेशन के अंदर एक्सेप्शन हैंडलर ऑलरेडी होता है। एक्सेप्शन हैंडलर मतलब मान लीजिए कोई एरर आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो उस कंडीशन में एप्लीकेशन जो है वो एरर मैसेज आपको शो कर देगी, तो उनके अंदर क्या है, एक्सेप्शन हैंडलर होता है। तो जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, एप्लीकेशंस के अंदर होता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये एक्सेप्शन हैंडलिंग को ही शो कर रहा है यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे गया हूँ, लेट्स सी, देखते हैं एक बार, मिनिमाइज कर लेते हैं हम इसे एंड चेक दैट। अरे भाई कहाँ रुक गया? ये देखो, ये ना प्रोग्राम यहाँ पे रुका हुआ है बिकॉज क्योंकि उसमें एक्सेप्शन आ गया। ओके गाइस, ये आपको दिखा रहा है एक्सेस वायलेशन, ठीक है। हम इसे कैसे पास कर सकते हैं, यहाँ आप नीचे पढ़ सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है, शिफ्ट प्लस F7, ठीक है। हाँ वही मैं बता रहा हूँ। एक्सेप्शन हैंडलर और इन सारे टॉपिक्स पे तो बात कर रहे हैं। मल्टी हैंडलर मतलब मल्टीपल जो एक्सेप्शंस है, उन्हें एक से ज्यादा जो एक्सेप्शंस है उन्हें हैंडल करने की कैपेबिलिटीज रखते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे मल्टी हैंडलर मतलब एक्सेप्शन हैंडल भी कर सकते हैं, एरर मैसेज हैंडल भी कर सकते हैं। दैट आर द मल्टी हैंडलर्स। नाम से ही समझ में आ रहा है थोड़ा, मल्टी मतलब मल्टीपल टाइप्स ऑफ द एक्सेप्शंस को वो हैंडल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे बात आ गई कि स्ट्रक्चर एक्सप्लॉइट हैंडलर जो है वो एक स्ट्रक्चर लेवल है। स्ट्रक्चर्ड मतलब एक पहले से बना हुआ ढांचा है, स्टेप बाय स्टेप एक के बाद एक जो एक्सेप्शंस हैं उन्हें वो हैंडल करने की कैपेबिलिटीज रखता है, ठीक है। ये एक वल्नरेबिलिटी भी है। देखिए, एक्सेप्शन हैंडलर्स आर स्टोर्ड इन द फॉर्मेट ऑफ ए लिंक्ड लिस्ट। लिंक्ड लिस्ट समझते हो? लिंक्ड लिस्ट आपने पढ़ी होगी, या सॉर्टिंग जब आपने पढ़ी है सी लैंग्वेज
अंदर और दूसरी प्रोग्रामिंग्स में, तो ये आप अच्छे से क्लियर कर सकते हो। देन लिंक्ड लिस्ट, ये आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो एक्सेप्शन हैंडलर्स हैं वो किस तरह के फॉर्मेट में स्टोर होते हैं, लिंक लिस्ट वाले में, यानी कि एक दूसरे से लिंक्ड हैं इस तरह के फॉर्मेट में वो स्टोर्ड होते हैं, राइट। विंडोज डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय ए पॉइंट विद द वैल्यू, तो ये किससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, 0xFF एलिमेंट्स इन द SCH चेन पीरियड टू द विंडोज डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर। देखिए यहाँ पे बात है, अगर एप्लीकेशन हैंडलर फेल हो जाता है किसी भी एक्सेप्शन को हैंडल करने में, तो उस कंडीशन में जो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक्सेप्शनल हैंडलर है, जैसे कि इसमें नाम आया हुआ है विंडोज, तो विंडोज का डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर है वो अपनी वर्किंग जो है वो स्टार्ट कर देता है। ईच एलिमेंट इन द SCH चेन इज 8 बाइट इन लेंथ कंसिस्टिंग ऑफ द 2 4 बाइट पॉइंटर्स। तो कह रहा है SCH की जो चेन है उसमें 8 बाइट की लेंथ की जो पॉइंटर्स होते हैं वो 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं 4 बाइट के। तो आप यहाँ देखेंगे नेक्स्ट SCH रिकॉर्ड और एक्सेप्शन हैंडलर, तो मतलब मान लीजिए एक्सेप्शन है तो वो यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलर पे जाएगा, और एक्सेप्शन नहीं है, यानी अभी जो आपने देखा ना एक्सेस वायलेशन जो दिखा रहा था नहीं है, तो उस कंडीशन में वो नेक्स्ट CH रिकॉर्ड यानी कि स्ट्रक्चर एक्सेप्शन हैंडलर की तरफ आगे बढ़ा दिया जाएगा। तो दिस इज द वे ऑफ वर्किंग कि वो किस तरह से जो SCH स्ट्रक्चर एक्सेप्शनल हैंडलिंग जो है वो काम करती है। ओके, मतलब स्टेप बाय स्टेप, अगर एरर आई तो वो यहाँ चला जाएगा, फिर अगर यहाँ से भी हैंडल नहीं हुआ तो दूसरे एक्सेप्शनल हैंडलर पे चला जाएगा, मतलब मल्टीपल एक्सेप्शनल हैंडलर यहाँ पे वर्क करेंगे। देन नेक्स्ट, व्हेन एन एक्सेप्शन अकर्स द ऑपरेटिंग सिस्टम विल ट्रैवर्स द SCH चेन टू फाइंड अ सुटेबल एक्सेप्शन हैंडलर। देखिए बात वही आ गई ना कि जब कोई एक्सेप्शन अकर्स, कोई भी एरर्स वगैरह वहां पे दिखती है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, उसे SCH चेन के पास भेज देता है कि उसके अंदर सुटेबल एक्सेप्शनल हैंडलर हैं तो वो खुद हैंडल कर लेगा और एरर मैसेज आपको शो कर देगा, अगर नहीं है तो उस कंडीशन में विंडोज का जो है वो डिफॉल्ट आएगा। ईच प्रोसेस कंटेन ए थ्रेड इन्वायरमेंट ब्लॉक, TEB के नाम से जानते हैं हम जिसे, थ्रेड इन्वायरमेंट ब्लॉक, विच कैन बी यूजफुल टू एक्सप्लॉइट डेवलपर्स एंड इज पॉइंटेड टू बाय FS0, तो उसे FS0 से आप जान सकते हैं। टैब कंटेन इंफॉर्मेशन, टैब के अंदर क्या इंफॉर्मेशन होती है, यानी थ्रेड इन्वायरमेंट ब्लॉक के अंदर क्या चीजें होती है, फर्स्ट एलिमेंट इन द SCH लिस्ट, पहला जो SCH के अंदर एलिमेंट है उसके बारे में जानकारी होती है। एड्रेस ऑफ PEB, यानी ये पॉइंटर को लेकर है, which contain a list of module loaded by the applications, and address of thread logical storage, यानी कि ये कहाँ पर स्टोर है, TLS आप जिसे बोलते हैं। तो मतलब इस तरह से ये जो एक्सेप्शंस हैं वो हैंडल करते हैं। ग्राफ के जरिए थोड़ा हम समझेंगे यहाँ पे। ये देखिए थ्रेड इंफॉर्मेशन ब्लॉक जो कि यहाँ पे F0 से डिनोट किया गया है, और ये क्या कर रहा है, ये देखिए सबसे पहले पहला जो एक्सेप्शन हैंडलर है वो वर्क कर रहा है, अगर इससे बात बन जाती है तो सही है, नहीं तो दूसरे के पास जाएगा, फिर तीसरे के पास जाएगा। इसे ही SCH चेन बोला जाता है कि मतलब जिस तरह का एक्सेप्शन है वो आगे आगे पास करता रहता है, और जब अगर मान लीजिए इसे कहीं भी नहीं मिला, मान के चलो इसे एक्सेप्शन हैंडलर कहीं भी नहीं मिला है, तो उस कंडीशन में वो आगे बढ़ जाएगा। तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, वही देखने की कोशिश कर रहे थे SEH चेन के अंदर। ये हमें बता रहा है जो एक्सेप्शन आया वो किस तरह से कहाँ कैसे वर्क कर रहा है। देखिए सीधा सीधा काम होना चाहिए था पीसी मैन से और कर्नल, यानी कि जो सॉफ्टवेयर है वो रन होना चाहिए था, रन होने के बाद सीधा कर्नल पे आना चाहिए था, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू वो वर्क करना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे अब देखो दो चीजें आपको शो कर रहा है, यूजर 32 और यूजर 32, दैट मीन्स दो चीजें यहाँ पर आपको मिल चुकी हैं, दोनों की लोकेशन अलग है, एड्रेस अलग है दोनों का, समझ गए। यहाँ पे दो अलग अलग लोकेशन है। इनके बारे में अगर आपको जानना है तो इसका एड्रेस अगर आपको जानना है तो आप कर सकते हैं फॉलो एड्रेस इन स्टैक, यानी कि स्टैक में इसका एड्रेस क्या है, या हैंडलर पे जाना है तो हैंडलर पे जा सकते हो। ब्रेक पॉइंट्स है, मतलब जहां से आप इसे ब्रेक करना चाहते हो फिर कि भाई इससे अगला जो कोड है वो आगे बढ़े, तो आप यहाँ पे टॉगल ब्रेक पॉइंट कर सकते हो, ठीक है। तो एग्जैक्टली अगर आप एड्रेस जानना चाहते हैं तो फॉलो स्टैक एड्रेस में आपको दिखाएगा। ये देखिए जो अभी हमने पढ़ा था सेम वही है, पॉइंटर टू नेक्स्ट SCH रिकॉर्ड। तो ये देखिए नेक्स्ट SCH रिकॉर्ड को भेजा तब ये यहाँ पे गया है, राइट, फर्स्ट वाले का था, उसके बाद दोबारा से फिर रिटर्न हो गया यूजर पे, और उसके बाद पीसी मैन की जो रनिंग वाली प्रोसेस है वो आई है, मतलब मेन प्रोसेस तक पहुंचने में इसे ज्यादा वर्क करना पड़ा है, इसीलिए जो था वो एक्सेस वायलेशन वाली जो प्रोसेस है वो आपको शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक जो स्टेप है हमारा क्लियर हो चुका है, एक्सेस वायलेशन। अच्छा, अब हम इसे ये जानने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे देखो EIP जो है वो ओवरराइट हो गया है हमारा, पहले EIP का एड्रेस कुछ और था, अब EIP का एड्रेस कुछ और है, एंड अगेन आई विल शो यू। चलिए मैं इसे यहाँ से क्या करता हूँ, मैं इसे बंद कर देता हूँ
और हम इसे क्या करेंगे, आप देखिए 4141 दिखा रहा है ना, हम इसे दोबारा से रन कर लेते हैं। ओके, बैक कर लेते हैं और फिर हम इसे करेंगे रन। आप देखिए EIP का जो एड्रेस है, EIP का एड्रेस क्या दिखा रहा है, 00413697। तो अगर हम इसको SCH चेन में देखते हैं तो हमें सिंपली करना है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू चल रहा है, कोई खास वो चीजें नहीं है। जब हम इसे रन कर देंगे तो रन करने के बाद देखिए ये रन हो चुका है सीधे सीधे। मैं इसे मिनिमाइज कर लेता हूँ। रन करने के बाद EIP एड्रेस इज दिस, सारी चीजें नॉर्मली वर्क करनी है। रन करने के बाद हम देखते हैं किस तरह से ये SCH जो चेन है वर्क कर रही है। ये देखिए PC मैन और करंट, मतलब अब ये सीधे सीधे चल रहा है। जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो समझ में आ रहा है। जब हमने इसमें इंटरसेप्ट किया, अपना प्रोग्राम रन किया और बफर ओवरफ्लो का अटैक किया, उस कंडीशन में ये जो SCH चेन थी ये यहाँ पे इसकी जो वे ऑफ वर्किंग है वो चेंज हो गई और जो इसके एक्सेप्शन हैंडलर थे वो वर्किंग में आ गए। राइट, तो पहले दो आ गए थे यूजर और दूसरी जो चीजें थी वो यहाँ पे हमें दिखने लगी। तो मुझे बताओ ये क्लियर हुआ? ओके, हाँ कोड प्रॉब्लम कर रहा था, दैट्स राइट। चलिए, तो अब इसको हम थोड़ा सा और आगे दोबारा से हम देखते हैं कि कहाँ क्या फर्क पड़ रहा है इस पे। ठीक है, चलो। तो मैं गया दोबारा से यहाँ पे और मैंने जो था वो कोड दोबारा से रन कर दिया। रन करने के बाद आप अगेन देखेंगे एक्सेस वायलेशन दिखा रहा है और अब जो EIP की जो वैल्यू थी वो हो चुकी है चेंज। EIP देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देखें, नीचे आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो ये वायलेशन है वो क्यों हो रहा है। ये देखिए 414141 ये ओवरराइट कर दिया उसे ऑलरेडी। तो ओवरराइट करने की वजह से जो बफर ओवरफ्लो है वो यहाँ पे अकर हो गया, मतलब चल गया। राइट, तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आई थिंक। अब इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि अब हम इनकी जो चीजें हैं वो जानने की कोशिश करेंगे कि भाई इसका जो ये बफर ओवरफ्लो है ये किस तरह से वर्क कर रहा है और इसकी जो लोकेशन है, मतलब कितने बाइट का डेटा ये कैप्चर कर सकता है। हमने तो 2000 बाइट जो है वो एक तरह से अप्लाई करके देखा। अगर अब हमें ये जानना है कि वो उसका वे ऑफ वर्किंग क्या है तो उसके लिए अब हमें क्या करना है। ठीक है, चलो तो इससे थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। द नेक्स्ट वन मैं इसे कर देता हूँ क्लोज और क्लोज करने के बाद चलो हम इसे थोड़ा आगे बढ़ाते हैं एंड नाउ अगेन रीस्टार्ट। ये देखिए ये कह रहा है कि डोंट नो हाउ टू कंटिन्यू बिकॉज मेमोरी एट एड्रेस इज नॉट रीडेबल। वो क्या हो चुकी है, बफर ओवरफ्लो हो चुका है इसमें। तो हम इसे कर देते हैं, बंद कर देते हैं हम इसे और चलो मैं इसे कर देता हूँ यहाँ पे बंद। और बंद करने के बाद हम खुद से वो सारी चीजें क्रिएट करेंगे। अगेन मैं इसे रन कर रहा हूँ। रन करने के बाद चलो ये हम रन कर लेंगे। हाँ वही कर रहे हैं अभी हम, देखो वन बाय वन वही स्टेप्स तो कर रहे हैं। यहाँ तो हमने एक छोटा सा वर्क किया है, अब दूसरा थोड़ा आगे करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि देखिए मेटास्प्लॉइट के अंदर ऑलरेडी एक होता है कि आप, एक तो है कि जस्ट जरूरत के हिसाब से आपने 2000 3000 कर दिया है। तो अब हम ना क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा देखो चेंज करेंगे ftps.py। तो हम क्या करेंगे, ये जो जंक डेटा है ना ये हमने 2000 किया था, हम इसे थोड़ा चेंज करते हैं। मतलब जो हम वैल्यूज भेज रहे हैं वो एक पैटर्न की फॉर्म में भेजते हैं। पैटर्न कैसे जनरेट करते हैं उसके दो तरीके हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। देयर आर टू वेज बाय विच यू कैन जनरेट द पैटर्न्स। ये कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिन्हें, मतलब एक्सेप्शंस जो कि अलाउड नहीं होते। राइट, X34 वगैरह जो ये आपको दिख रहा है ना, ये वो कैरेक्टर्स हैं जो अलाउड नहीं है। सेल कोड यहाँ पे बनाया हुआ है। बाकी एक तरीका है पैटर्न क्रिएट ऑनलाइन भी आप कर सकते हो। अगर आप सर्च करेंगे पैटर्न क्रिएट ऑनलाइन, तो पैटर्न क्रिएट ऑनलाइन पे चाहिए। मैंने यहाँ पे ये ले लिया है। जितनी पैटर्न आपको क्रिएट करने, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे, ये मैंने पहले किया था, हटा देता हूँ मैं इसे। जितने भी पैटर्न आपको क्रिएट करने, मान लीजिए मैंने लिखा 1000, एंटर कर दिया जनरेट। तो देखिए 1000 हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर आप करेंगे 2000 तो 2000 पैटर्न्स जो है ये जनरेट करके आपको दे देगा। तो सिंपली एक तरीका ये है, मैं इसे कर देता हूँ कॉपी। और अब ये जो जनरेटेड पैटर्न्स हैं इन्हें हमें अप्लाई करेंगे। वहां हमने एक ही वर्ड किया था 41, अब की बार हम क्या कर रहे हैं कि जो पैटर्न्स है वो जनरेट करके अप्लाई कर रहे हैं। राइट, चलो तो अभी मैं इसे मिनिमाइज कर देता हूँ। यहाँ पे जो जंक है डेटा हमारा, इसे हम यहाँ पे ओवरराइट कर देते हैं, मतलब इसे हटा देते हैं यहाँ से। और जो हमने कॉपी किया है पैटर्न उसे पेस्ट कर देते हैं। तो पेस्ट करने के बाद ये हो गया हमारा। ये मतलब अब की बार हम ये जो पैटर्न्स हैं ये हमें अप्लाई करेंगे। तो मैंने कर दिया इसे बफर, जो नाम था इसे मैंने कर दिया सेव।
सेव करने के बाद अगेन हमें जो वर्क करना है, तो हमें क्या करना था पाइथन, लेकिन उससे पहले हम यहाँ दोबारा से फाइल को ओपन कर लेते हैं। फाइल ओपन, ओपन करने के बाद हम पीसी मैन पे गए, ओपन कर दिया। एक तरह से फ्रेश वे में हम उसे रन अप कर रहे हैं, एंट्री पॉइंट मतलब जहां से ये स्टार्ट होता है। और उसके बाद फिर मैंने रन किया, ये देखो एकदम एक्यूरेट वे में रन कर रहे हैं। अब रन करने के बाद अब देखिए मैंने यहाँ पे जो है वो अपना पैटर्न वाला अटैक किया है, एंड यू कैन सी दैट कि यहाँ पे जो एड्रेसेस हैं EIP, आप लोगों को पता होगा असेंबली लैंग्वेज के अंदर हमने EIP, ESI, EBP वगैरह इन चीजों के बारे में पढ़ा था। रजिस्टर्ड होते हैं ये, मेमोरी एड्रेस है। तो एंटर कर दिया मैंने, एंटर करने के बाद देखेंगे अगेन स्टैक वायलेशन जो है वो आ चुका है, और अब हम यहाँ पे देखेंगे कि अब की बार हमारा जो EIP का एड्रेस है वो है ये। अच्छा, अभी आपने एक सवाल किया कि जस्ट हम कैसे जानेंगे, मतलब कितना करना है हमें, मतलब बफर की लिमिट तो हमने अंदाजे से 2000 रख दी। जस्ट अगर हम ये जानना पड़ेगी भाई कितनी जो बफर की एग्जैक्ट लिमिट है, कितनी बफर लिमिट के बाद ये जो है ओवरफ्लो हो रहा है इसमें, तो वो कैसे हम जानेंगे, तो उसका एक तरीका है। तो सबसे पहले आप देखेंगे यूजर नेम हमने इस वाले से बफर से वो हमने बफर ओवरफ्लो कर दिया, दिस इज द EIP एड्रेस। तो EIP एड्रेस ये वो एड्रेस है कि जितनी लिमिट के बाद बफर ओवरफ्लो हो रहा है, राइट, मतलब कितनी लिमिट के बाद बफर ओवरफ्लो हो रहा है, दिस वन इज द लिमिट। तो इस लिमिट को हम चेक करेंगे। लिमिट को चेक करने का एक आसान तरीका है, हाउ, बंद कर दिया मैंने इसे। तो लिमिट को चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा भाई यूजर शेयर, और यहाँ से हम जाएंगे मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क में, ठीक है। तो मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क निकाल लेते हैं। अच्छा, स्क्रीन अच्छे से दिख रही है, साइज बड़ा करूँ थोड़ा, बताओ मुझे। स्क्रीन क्लियर है, चलो ठीक है। तो हम यहाँ से ना मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क के अंदर कुछ मॉड्यूल्स हैं पहले से बने हुए, उनका यूज करेंगे, ठीक है। चलो, तो वेयर इज दैट, दैट इज हियर मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क। तो मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क है, इसे हम कर लेते हैं कॉपी। शॉर्टकट की भी दे रखी है, उनसे भी आप कर सकते हो, जो भी आपको सुटेबल लगे वैसे आप वर्क कर देना। तो मैंने कर दिया CD स्पेस, जो एड्रेस था उसे हम कर देते हैं पेस्ट, एंटर। अगेन LS करेंगे, इसके अंदर हमें जाना होगा जो देखिए यहाँ पे टूल्स में जाना है, तो हम करेंगे टूल्स। उसके बाद फिर हम LS कर लेते हैं, यहाँ पे जाना होगा हमें एक्सप्लॉइट, तो हम चलेंगे एक्सप्लॉइट के अंदर। उसके बाद LS कर दिया मैंने। एक्सप्लॉइट के अंदर यहाँ आपको देखो पैटर्न एक तो है कि आप ऑनलाइन बना सकते हो, ऑनलाइन कैसे बनाते हो वो मैंने आपको दिखा दिया है। अगर आप ऑनलाइन नहीं बनाना चाहते तो देखो यहाँ से भी पैटर्न बनाए जा सकते हैं, यू कैन ऑल्सो मेक द पैटर्न फ्रॉम हियर। मैंने ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मेथड्स आप लोगों को बता दिए। ऑनलाइन के लिए देखिए इस तरह की वेबसाइट है, और ये देखिए फाइंड ओवरफ्लो ऑफसेट, ये आप फाइंड भी कर सकते हैं क्योंकि किसी की लोकेशन क्या है, यहाँ से भी और यहाँ से भी। मैं यहाँ से यूज करना आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि दोनों तरह का आइडिया आप लोगों को रहे। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे पैटर्न, पैटर्न यहाँ पे लिखा, फिर मैंने ऑफसेट, पैटर्न ऑफसेट डॉट RB, और उसके बाद जो आपका ऑफसेट वैल्यू है वो आपको याद रखनी पड़ेगी। तो ये क्या है 43356F43, तो ये हमें याद रखनी पड़ेगी। आप इसे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, याद रख सकते हैं जैसे आपको सुटेबल लगे। तो 43356, तो ये मैं यहाँ लिख देता हूँ 43356F4। तो मैंने मतलब जो जिस लोकेशन पे ओवरफ्लो हो रहा था मैंने वो लोकेशन यहाँ पे डाल दी 43356F43। तो ये कितनी बफर लिमिट के बाद ओवरफ्लो हो रहा है ये हमें यहाँ से जानने का मौका मिलेगा। सॉरी, हमने एक पैटर्न यहाँ पे हमें यूज करना था Q4 इंक्वायरी करने के लिए कि भाई इसकी जो क्वेरी है वो क्या है, तो ये दिखा रहा है 1995। तो एग्जैक्ट जो ऑफसेट है वो आपको यहाँ से पता चला कि भाई 1995 के बाद ये जो प्रोग्राम है ये ओवरफ्लो हो जाता है। तो अभी हमें क्या करना है 1995 हमें एग्जैक्टली पता चल गया है। तो चलिए मैं इसे यहाँ से एग्जिट देता हूँ और हम यहाँ पे उसे चेंज कर सकते हैं, दैट्स राइट। तो मतलब नॉर्मली सिंपल है। मैं अभी और भी कई यूनिक चीजें जो हैं उन पे आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, वी नीड टू चेंज दैट। चलिए, तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं अभी। अरे नहीं, ये तो एक जस्ट एज एन आइडिया मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो कि डिफरेंट है काफी। तो हमें यहाँ पे लेना है कैपिटल A,
इंटू 1995, मतलब इससे भी ये जो है ओवरफ्लो ये हो जाएगा। तो सिंपली एक चीज आपकी समझ में आ गई होगी कि ये ओवरफ्लो कहाँ से कैसे हो रहा है, कैसे वर्क कर रहा है। तो यहाँ से भी आप चाहो तो वर्क कर सकते हो। ये जो चीज है जो बताई, ये समझ में आई क्या? यहाँ तक क्लियर हुआ? ये क्लियर है? ओके। तो अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं कि अभी देखिए यहाँ पे बात आती है EIP और ESP, जो मेन पॉइंटर मेमोरी एड्रेसेस हैं यहाँ पे, EIP और ESP। ठीक है, तो आप देखेंगे EIP और ESP, तो इन्हें आप चाहो तो इन्हें भी ओवरराइट कर सकते हो। तो वो कैसे करने हैं वो मैं आगे देता हूँ आप लोगों को। देन चलिए पहले एक बार रन कर लेते हैं हम इसे, python ftps.py, और अगेन रीस्टार्ट हो चुका है ये। ओके, एंड लेट्स ट्राई अगेन, एंटर। क्रैश हो रहा है, दैट मीन्स एग्जैक्टली वर्किंग वो कर रहा है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो अभी देखिए EIP एड्रेस जो अगेन है वो दोबारा से चेंज हो गया। ठीक है, तो मतलब आपको एग्जैक्ट लोकेशन पता चल गई, क्रैशिंग का टाइमिंग वगैरह कैसे हो रहा है वो पता चल गया है। अब हम इससे थोड़ा आगे चलेंगे कि इन्हें ओवरराइट कैसे कर सकते हैं हम। तो इसके लिए कोडिंग में थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा। बट इससे पहले मैं आपको वो दिखाता हूँ कि लाइक लाइव में हम इनके अंदर जो कोडिंग दे रखी है उसका क्या एडवांटेजेस है वो हम ले सकते हैं। ठीक है, तो कोडिंग में चेंज कर लेते हैं पहले थोड़ा सा, फिर उससे आगे हम बढ़ेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ जो चेंजमेंट करना है वो EIP वगैरह के अकॉर्डिंगली वो क्या कर सकते हैं हम। तो अगेन, तो यहाँ पे हम लिखेंगे EIP। EIP जो है EIP में हम चेंजमेंट कर रहे हैं, B मतलब 4242 है, राइट। B का नंबर जो है वो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, इसका नंबर 4242 है। ठीक है, और EIP के बाद हम लिख रहे हैं ESP, दीज आर द डिफरेंट लोकेशन, और इसे हम कर देते हैं 10 से। ठीक है, तो ये दोनों चीजें यहाँ पे हमने ओवरराइट करने के लिए की हैं। और अभी जो हमारा जंक सॉकेट में जो डेटा सेंड होगा यूजर के पास, क्या क्या चीजें आप सेंड कर दो वो आपको यहाँ पे लिखनी है। तो दो चीजें हमने ऐड करी हैं, EIP प्लस ESP। ठीक, तो ये चीजें हमने यहाँ पे सेंड कर दी हैं सॉकेट के पास। बाकी अब हम इसे सेव कर लेते हैं, ओवरराइट कर देते हैं। अगेन बैक कर लेता हूं मैं इसे, यस, और फिर ये रिफ्रेश होके रन करेगा। और अब हम देखेंगे ये किस तरह से काम करता है। अगेन एंटर मैंने किया, व्हाट इज माई सॉकेट डॉट सेंड। अच्छा, यहाँ पे कुछ एरर है, EIP ESP, देखते हैं क्या एरर है। तो इसे हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा प्लस। ठीक है, तो अब इसे सेव कर लेते हैं, एंड नाउ ट्राई। ये देखिए रन हो चुका है। ओ यार, इसे रन करना भूल गए हम। पहले ये रन करना था हमें, एंड आफ्टर देन ये रनिंग फेस में आ जाएगा। और अभी देखिए फ्रेश वे में ये काम कर रहा है, अब की बार कोई ऐसी एरर नहीं आई है। ये देखिए, फजिंग सर्वर एंड क्लोजिंग। ठीक है, अगेन आप राइट कर लीजिए, एंटर कर दीजिए, और यहाँ पे ये देखो EIP का जो एड्रेस है वो चेंज हो चुका है, हमने 4242 किया था। ठीक है, तो ये 4242 यानी कि B जो हमने लिखा था, B का जो एड्रेस है वो यहाँ पे ओवरराइट हो चुका है। तो मतलब एक एड्रेस को ओवरराइट कैसे करते हैं, दो चीजें आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। क्लियर है, एड्रेस जो है वो ओवरराइट कैसे होता है, और एक नॉर्मल जो है एड्रेस लोकेशन फाइंड आउट वगैरह करना है ये कैसे, ये चीजें क्लियर हुई। इसके बाद हम देखेंगे कि इनकी जो ये वल्नरेबिलिटी है, इसकी एडवांटेजेस किस तरह से ली जाती हैं। एड्रेस चेंज करने से, देखिए एड्रेस चेंज करने से क्या होता है कि कई बार जब आप ये एक्सेस वायलेशन जो आपको दिखा रहा है, मैं इसे पास कर देता हूँ, तो कई बार एड्रेस पहले हमें देखो चेंज करना भी आना चाहिए, और उससे ये फायदा है कि देखो अभी हम क्या कर रहे थे, SEH जो हैंडलर है वो उसे पास कर देता है आगे के लिए, राइट।
आगे के लिए पास करने का मतलब वहां पे ये हुआ कि अगर एक चीज से हैंडल नहीं हो पा रही है प्रॉब्लम, तो दूसरा हैंडल करेगा, दूसरे से नहीं तो तीसरा हैंडल करेगा। और कई बार हमें कई स्टेजेस को जंप करना होता है, तो उस कंडीशन में अगर आपको एड्रेस चेंज करना आता है तो ये आपको हेल्प करेगा काफी। ठीक है, तो मैं यहाँ F7 कर देता हूँ। ये देखिए, डोंट नो हाउ टू स्टेप कमांड इज दिस, ट्राई टू चेंज EIP। अब आ गया समझ में ये क्या कह रहा है, आप EIP को चेंज करें और पास करें इसे। ठीक है, तो पास करने के लिए आपको शिफ्ट F7 करना है, उससे आप इसे पास कर सकते हैं, लेकिन अभी ये पूरा वर्किंग में नहीं है। तो debug प्रोग्राम वाज अनेबल, तो डेफिनेटली 43 पे CC आ रहा है। यहाँ पे ये एक सिंपल स्टेप्स मुझे क्लियर करना था कैसे हम कर सकते हैं, हालांकि इसमें अभी आगे आएगा पूरा जो वर्किंग है वो कैसे कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ तक ये देखो आप, अब जो लास्ट वाला प्रोग्राम था कल जिसे हम रन नहीं कर पा रहे थे और मुझे लगता है सबकी सब भूल गए वो कौन सा था, है ना? तो उस पे वर्क करेंगे। वो इजी चैट वाला था जिस पे हम कल काम कर रहे थे, और इसी के जरिए आपको एक चीज और क्लियर होगी कि जो एडवांटेजेस है वो हम कैसे ले सकते हैं। हालांकि इसकी कोडिंग यहीं आपको मिल जाएगी, इन्हें हम हटा देते हैं यहाँ से। एंड आई एम रनिंग इम्यूनिटी डीबगर, और यहाँ पे मैं फाइल लोड कर लेता हूँ। हम इजी चैट सर्वर वाली जो फाइल है उसे लोड कर लेते हैं, एंड दैट फाइल इज ऑन EF। कहाँ पे है भाई, डेस्कटॉप से ले लें? चलो डेस्कटॉप से ही लेते हैं हम उसे। तो डेस्कटॉप पे गए, इजी चैट सर्वर वाली फाइल ली, ओपन कर दिया हमने। ठीक है, ये यहाँ पे ओपन हो गई, हम इसे कर देते हैं रन, एंड दैट इज रनिंग नाउ। ट्राई इट कर लेते हैं, तो अभी ये रन कर रही है, एवरीथिंग इज फाइन, हर चीज अच्छे तरीके से रन कर रही है। तो हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, राइट राइट राइट, हाँ यस, यही था, बफर लिमिट वगैरह कैसे पता करते हैं, कैसे कोई भी एड्रेस को ओवरराइट किया जाता है, और कई चीजें। ठीक है, अभी इसमें देखना SEH की जो वल्नरेबिलिटी है इस वाले प्रोग्राम के अंदर क्या थी, रिमोट SEH बोला जा रहा था। रिमोट जो रिमोटली है वो एक्सेस आप कर सकते हैं। ठीक है, तो वो कैसे कर सकते हैं अभी आपको थोड़ा आइडिया लगेगा, वो हम देखेंगे कि रिमोटली कैसे हेल्प करेगी। तो यहाँ पे ये काम हो गया, इससे इसे मैं क्लियर कर लेता हूँ। इसके लिए एक और प्रोग्राम बनाया था मैंने, आई थिंक द नेम ऑफ द प्रोग्राम इज SEH। ठीक है, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, nano SEH.py, एंटर। मैंने एक कोडिंग लिखी, सेम ही कोडिंग है, कल इसी में दिक्कत आ रही थी थोड़ी। और ये सेम जो है सेल कोड्स आप कहाँ से कॉपी पेस्ट करेंगे बनाएंगे वो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है, ऑनलाइन भी बना सकते हैं और यहाँ से भी सेम वही है। B और C को अगेन ओवरराइट किया गया है, दिस वन इज द एड्रेसेस, इन पे ओवरराइट किया गया है। होस्ट, होस्ट यहाँ पे ये देखिए इसके अंदर जो लिखा है उससे खास नहीं, ये तो जस्ट आपको शो ऑफ करेगा चीजों को। और उसके बाद ये जो वर्किंग है इसकी और ये प्रोग्राम कहाँ से कैसे लिया वो सारा कुछ बताऊंगा। तो फिलहाल हम इसे यहाँ पे क्या कर लेते हैं, मैं इसे सेव कर लेता हूँ। अरे भाई, सेव करने के बाद मैं आपको रन करता हूँ इसे। तो वी नीड टू राइट पाइथन SEH.py, और जो एड्रेस है हमारा मतलब वो हमें यहाँ पे देना होगा 130। ओके, एंटर कर देते हैं। एंटर करने के बाद आप देखेंगे कमांड एट DBG ब्रेक पॉइंट यहाँ पे ये आ चुका है, पॉज हो चुका है। और फिर हम इसे रन कर लेते हैं एक बार अगेन। ये देखो कहाँ कहाँ पे जो इसके ब्रेक पॉइंट्स हैं उन्हें ये आप लोगों को शो करेगा, और फाइनली आपको दिखा रहा है एक्सेस वायलेशन व्हेन रीडिंग। तो एक्सेस वायलेशन हो रहा है जब भी डेटा को ये रीड कर रहा है, राइट। तो दैट मीन्स यहाँ पे जो एरर है अगेन वही है, हमने इसे रन किया है तो हमें ये जो एरर है वो मिल रही है। अच्छा, प्रोग्राम जो है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या है। अगेन मैं इसे बंद कर देता हूँ यहाँ पे, एंड आई विल शो क्या किया है। सिंपल वही है, पाइथन का ही है। हमने तीन चीजें, ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस और सॉकेट, क्योंकि सॉकेट से ही ये एंट्री करेगा इसलिए सॉकेट तो लेना जरूरी है। आईपी एड्रेस हम खुद से दे रहे हैं इसलिए यहाँ पे हमने आर्ग्यूमेंट 1 लिखा है, और ये सॉकेट कमांड है सॉकेट को कनेक्ट करने के लिए, इसके बारे में बखूबी आप जानते ही होंगे। तो
पोर्ट नंबर 80 पे ये कनेक्ट हो रहा है। सेल कोड कहाँ से कैसे जनरेट होते हैं ये मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि चाहो तो आप ऑनलाइन जनरेट कर सकते हो इन्हें और नहीं तो फिर आप पैटर्न के थ्रू और वैसे भी कई तरह से आप इन्हें सकते हो। ठीक है? तो ऑनलाइन सेल कोड जनरेटर्स भी आपको आसानी से मिल जाते हैं। तो ये हमने यहाँ पे एक लिमिट के तौर पे कॉपी पेस्ट कर दिया है। अगेन जो बी वाले प्रोग्राम में हम कर रहे थे, बी और सी दोनों की हमने मल्टीपल टाइम्स उन्हें एंटर करा दिया। बी की लोकेशन 42 होती है, सी की 43 होती है और जब अब अगर आप यहाँ पे देखो एक्सेस वायलेशन ये 4343 इसी की वजह से दिखा रहे हैं। ओके ये जो डेटा है यहाँ ये सिर्फ एज अ प्रिंट करने के लिए कि भाई कौन सी इंफॉर्मेशन कहाँ से लिए उसका जस्ट आइडिया आप लोगों को मिलेगा, इसके अलावा इसका कोई खास यूज नहीं है। यहाँ पे बफर किस चीज को हो रहा है, यूजर नेम का, प्लस किसके साथ हो रहा है, ये देखो जो हमने पहला जो कैरेक्टर बना रखा है मैजिक उसके साथ। हाँ कल की क्लास बार बार मिस हो रही थी, ये बात तो है, आई नो। नहीं 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 कोई नहीं। तो यहाँ पे ये सारी चीजें हमने सेट करी हैं, उसके बाद सेंड कर दिया डेटा को एंड फिनिश्ड, और कुछ नहीं किया इसमें, सिर्फ डेटा को सेंड करके फिनिश कर दिया है एंड दैट्स इट। अच्छा इससे क्या होगा कि मान लो आपने बफर ओवरफ्लो कर दिया, मैं आपको उसका जो रिजल्ट है उसका जो आउटपुट है उसके बारे में थोड़ा समझाता हूँ। मान लो हमने, अच्छा जरूरी नहीं है कि आप ये पाइथन से बनाओगे, अगर आपको असेंबली की अच्छी लैंग्वेज है तो ये सारे कोड्स को देखकर आप असेंबली से भी बना सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से जो एडवांटेजेस है वो ले सकता है कोई भी। तो फाइनली अभी हमें क्या करना था कि ये देखो ये आपसे कह रहा है कि भाई एक्सेस वायलेशन है, आप शिफ्ट F7 से इसे पास कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे शिफ्ट F7 यूज करता हूँ तो आप देखेंगे वो जो वायलेशन था वो हो चुका है पास। पास होने का मतलब वो रनिंग फेज में आ गया, दैट मीन्स वो वर्किंग कर रहा है, इसमें वल्नरेबिलिटी है ये तो क्लियर हो गई। रनिंग फेज में अब ये प्रोसेस कहाँ चल रही है, ये मोस्टली पोर्ट नंबर 444 पे चलती है, तो वो हम चेक करेंगे एक बार। यहाँ पे हम चलते हैं CMD और CMD में कमांड देंगे NETST, नेटवर्क स्टैटिस्टिक्स देखने के लिए इसका यूज किया जाएगा ऑल। तो यहाँ आप देख सकते हैं अभी लिसनिंग पोर्ट्स जो हैं यहाँ पे अभी वो जो है वो वर्किंग में नहीं है, मतलब लिसनिंग पोर्ट 444 होनी चाहिए, वो यहाँ पे लिसनिंग नहीं है। 139 यहाँ पे लिसनिंग पोर्ट है। ओके तो चलिए अगेन हम ऐसे मिनिमाइज कर लेता हूँ। अगेन हमें प्रोग्राम जो कोड है वो रन करना पड़ेगा, एंटर कर देते हैं। एंटर करने के बाद देखते हैं, अच्छा ये रनिंग में ही नहीं है रनिंग से एक्सेस वायलेशन। ठीक है, तो अभी ये यहाँ दोनों चीजें सही हैं। अब हम चेक करते हैं अगेन सेम कमांड देके नेटस्टेट an, तो नेटस्टेट an करने के बाद लिसनिंग पोर्ट 443131025। ओके देन अगेन आई एम ट्राइंग टू पास इट, एक बार और हम इसे F7 कर लेते हैं, पास कर लेते हैं और उसके बाद देखेंगे। कई बार मल्टीपल टाइम रन करने की वजह से भी ऐसा हो जाता है। ये देखिए 61449, अब ये हमारा वाला कनेक्शन शो कर रहा है 130 है ना, हमारा जो लिनक्स वाला पीसी है वो 449 है। ठीक है, तो 443 445 क्या पूछ रहे हो अभिषेक, 443 क्या पूछना चाह रहे हो कि मतलब क्या रोल प्ले कर रही है ये पूछ रहे हो? ये तो मोस्टली आपको पता है ओपन ही होती है टीसीपी के लिए तो 444 हमें देखना था, चलिए कोई नहीं। तो अगेन अच्छा इस कोडिंग का और इसका अभी हम देखते हैं कहीं कोई एरर तो नहीं है, एवरीथिंग इज फाइन। मैं यहाँ पे एक अलग कमांड लगा के देखता हूँ ओके किस तरह से ये वर्किंग में है। तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं एक बार, एक 192.168.66.130 ओके। तो इस पे हालांकि 444 तो वर्किंग अगर रनिंग हो गया होगा, 443 443 पे तो वर्क नहीं करेगा, 444 ही था। चलो एक बार फ्रेश तरीके से चलाते हैं कि उसकी जो एडवांटेज है वो हम कैसे लेंगे। यहाँ पे हमें क्या करना है, कंट्रोल बंद कर देता हूँ मैं ऐसे एंड आई थिंक अच्छा एरर है इसमें। चलिए तो अब ये कोडिंग कहाँ से ली ना वो भी मैं तुम्हें थोड़ा दिखा देता हूँ।
देखो यहाँ पे ये ऑलरेडी पहले से ही है, मैंने कुछ नया इम्प्लीमेंट नहीं किया है इसमें, एवरीथिंग इज सेम, क्योंकि एक्सेप्शन को क्या मतलब जो वल्नरेबिलिटी है उसे कहाँ और कैसे हैंडल किया जा सकता है, बाईपास किया जा सकता है, वो है ऑलरेडी इसमें। तो चलो इसे कर लेते हैं हम। देन कई बार छोटी-छोटी गलतियाँ रह जाती है ना, तो वो हमें देखना है। कौन सा लिंक है ये तो बताओ? विच लिंक अभी कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करने के बाद इसका लिंक, अच्छा मतलब फाइल का लिंक भेजने की बात कर रहे हो? ओके ओके, ठीक ठीक। प्रोग्राम का लिंक इसी में है डियर, नैनो चैट सर्वर डॉट py, हम चैट सर्वर के नाम से बना लेते हैं इसे, ठीक है, पेस्ट कर देते हैं और इसे सेव कर लेता हूं मैं, यस एंटर। ये चैट सर्वर के नाम से बन चुकी है। इसे हम फ्रेश वे में चलाएंगे एक बार, उसे मिनिमाइज कर लेते हैं, इम्यूनिटी फाइल ओपन इजी चैट ओपन कर दिया, रन कर देते हैं, ट्राई इट, फ्रेश वे में यहाँ पे रन हो गया है ये, नई जो फाइल है अब उसे ट्राई करेंगे, ठीक है। हाँ वेबसाइट का दे दूंगा भाई, पहले ये कर हो तो लेने दो एक बार। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, पाइथन हमने लिखा है चैट सर्वर डॉट पाई और इसका एड्रेस हमें देना 192.168.66.130 एंड एंटर। ओके ठीक ठीक, ब्रेक पॉइंट हो गया यहाँ पे, और एक्सेस वायलेशन भी, init3 एक्सेस वायलेशन कमांड भी वर्किंग में, सारा कुछ ओके है। व्यू में हम देख सकते हैं एसईएच चेन किस तरह से काम कर रहा है, ये देखो करप्ट एंट्री दिखा रहा है आपको यहाँ पे, दैट वन इज अ करप्ट एंट्री, देयर इज अ करप्ट एंट्री, ओके नो वे। तो ये पास करना पड़ेगा F7 से, तो चलो मैं इसे F7 से, शिफ्ट F7 से पास कर देता हूँ, दैट इज पासिंग नाउ। और यहाँ पे हमें क्या करना है, पास करने के बाद अगेन एक बार चेक करते हैं यहाँ पे कि वो वर्किंग कर रहा है कि नहीं। अब की बार पोर्ट 6142, ओके अगेन रन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो पोर्ट 444 है वो यहाँ पे लिसनिंग पोर्ट में आ गई, ठीक है। तो दैट मीन्स पास करने के बाद वो लिसनिंग पोर्ट में कहीं ना कहीं छोटी मोटी गलती करेंगे तो वो दिखाएगा नहीं, दैट मीन्स अभी रनिंग फेस में। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि लाइक हम एनसी को ट्राई मार लेते हैं, नेट कनेक्ट के लिए जो हम करते हैं 192.168.66.130 एंड पोर्ट नंबर 444 एंटर। अगेन एरर 1 मिनट गाइस, लेट्स सी, हम इसे एक बार दोबारा से करेंगे। ओह यस यस यस, ये देखो यहाँ पे ये कनेक्ट हो चुका है, रिमोट एक्सप्लॉइटेशन वाली बात कर रही थी। कर तो रहा है यार वर्क, वही हम देख रहे थे ना, कई बार मतलब वो पॉज हो रहा है, पास हो रहा है इस वजह से। तो ये हम यहाँ पे पहुंच जाएंगे और उसके बाद आपको बताइए कि आप उसकी सी ड्राइव में पहुंच ही गए, आपको जो करना है वो कर सकते हो, ठीक है। उसके अंदर जो सारी चीजें हैं, यूजर सी ड्राइव के अंदर डायरेक्टरीज वगैरह जो भी आपको देखना है वो आप देख सकते हैं। ओके cd/c ड्राइव में आ गए और फिर डायरेक्टरी में गए हम,
ये देखो सी ड्राइव की डायरेक्टरीज, मतलब ये रिमोट एक्सप्लॉइटेशन था कि रिमोटली वो जो वल्नरेबिलिटी है वो क्या काम कर रही है। तो दीज आर द सम स्टेप्स की कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, कब वो चीज काम करेगी। क्लियर है गाइस?